पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। आज हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, जहां इमीटर इनपुट तथा आउटपुट के साथ कॉमन कर दिया जाता है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी ट्रांजिस्टर के इमीटर को कॉमन करना हो तो हमें कुछ ऐसे सर्किट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंबल में अब इसको समझते हैं। ट्रांजिस्टर एनपीएन लें या पीएनपी लें। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। इसके लिए बेस से इमीटर के बीच इनपुट सिग्नल तथा बायसिंग वोल्टेज कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा। बेस इमीटर वोल्टेज, इनपुट सिग्नल। हम जानते हैं कि बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना पड़ता है, और जब किसी सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन से बना हो उसका बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखा जाए तो ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन, ये जंक्शन हमें रिवर्स बायस रखने की आवश्यकता है, तभी ट्रांजिस्टर काम करता है। ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए सदैव, तथा कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। अब ये जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि कलेक्टर से इमीटर के बीच लगा हुआ सप्लाई, लगा हुआ वोल्टेज, लगा हुआ बायसिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। यहाँ चूंकि इमीटर को कॉमन करना है, इसलिए लोड कलेक्टर पर कुछ इस तरह से लगा होगा और कलेक्टर इमीटर के बीच वोल्टेज कुछ इस तरह से लगाना होगा। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज हर हालत में बेस इमीटर वोल्टेज से इस 0.7 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। जब यहाँ कलेक्टर का वोल्टेज 0.7 से अधिक होगा तो ये जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि ये एनपीएन है, यहाँ एन है, इसको पॉजिटिव देंगे। ये बेस है, पी से बना हुआ है, यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये जंक्शन रिवर्स बायस में और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, जो ट्रांजिस्टर को कार्य करने के लिए आवश्यक है। इस लोड पर हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। कॉमन बेस सर्किट में हमने देखा था कि कॉमन बेस सर्किट में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक उसी तरह कॉमन इमीटर सर्किट में भी काफ़ी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। मान लीजिए कि बेस इमीटर वोल्टेज लगभग 0.55 वोल्ट है। इस स्थिति में जब यहाँ कोई सिग्नल ना हो, सिग्नल शून्य हो, उस स्थिति में मान लीजिए कि कलेक्टर में बहने वाला करंट 5 मिली एम्पियर, जब इनपुट सिग्नल शून्य हो जीरो वोल्ट हो, उस स्थिति में मान लीजिए जब ये 0 वोल्ट होगा तो बेस इमीटर वोल्टेज कितना हो जाएगा। तब ऐसे स्थिति में बेस इमीटर वोल्टेज हमारा टोटल बेस इमीटर वोल्टेज ये 0.55 होगा। ऐसे स्थिति में मान लेते हैं कि 5 मिली एम्पीयर करंट बह रहा है कलेक्टर में, तो ये आरएल के थ्रू लोड में जो वोल्टेज होगा ये मान लीजिए ये 1 किलो ओम्स का है। 1 किलो ओम्स इंटू 5 मिली एम्पियर 5 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब ये इनपुट सिग्नल मान लीजिए कि ये वोल्टेज 0.04 वोल्ट का है, यहाँ से यहाँ 0.04 वोल्ट, जो इस बायसिंग वोल्टेज से बहुत कम है।
ऐसी स्थिति में मान लें कि इसके एक हाफ में ये बिंदु प्लस ये बिंदु माइनस हो जाता है। इनपुट सिग्नल के किसी हाफ में ये बिंदु प्लस पर हो, ये बिंदु माइनस पर हो, तो केवीएल से हम जान सकते हैं कि यहाँ का कुल वोल्टेज अब कितना हो जाएगा 0.55 प्लस 0.04, यानी कि अब यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो बढ़ करके 0.59 वोल्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि जब ये वोल्टेज बढ़ जाता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में नी वोल्टेज के बाद थोड़ा सा सूक्ष्म वोल्टेज बदलाव करने पर भी करंट में बदलाव बहुत अधिक होता है। तो मान लीजिए कि कलेक्टर करंट 9 मिली एम्पीयर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में लोड का वोल्टेज जो होगा वो 9 वोल्ट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति आई इनपुट सिग्नल की कि ये बिंदु माइनस हो गया, ये बिंदु प्लस हो गया। इसके एक हाफ में माइनस प्लस होगा तो दूसरे हाफ में यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ केवीएल से हम जान सकते हैं कुल वोल्टेज कितना होगा 0.55 माइनस 0.04, यानी कि ऐसे स्थिति में वोल्टेज यहाँ घटकर हो गया 51 वोल्ट। ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए कि करंट कलेक्टर का घट गया और ये हो गया 1 मिली एम्पीयर। अब लोड का वोल्टेज घटकर हो जाएगा 1 वोल्ट। अब यदि हम ऐसे परिस्थिति में ये जानने की कोशिश करें कि वोल्टेज गेन कितना हुआ, तो वोल्टेज गेन हम पढ़ चुके हैं पिछले बार ही कि वोल्टेज गेन का मतलब है क्या, तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बटा चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में बदलाव कितना है, तो आउटपुट वोल्टेज में बदलाव 1 वोल्ट से 9 वोल्ट होता है, यानी कुल बदलाव जो है वो 8 वोल्ट का। तो इनपुट का बदलाव कितना है, तो इनपुट का बदलाव यहाँ से यहाँ 0.04, यहाँ से यहाँ 0.04, यानी पिक टू पिक वोल्टेज कितना होगा, ये होगा 0.08 वोल्ट। यानी इनपुट में 0.08 के वोल्ट के बदलाव के कारण आउटपुट में 1 से 9 वोल्ट अर्थात 8 वोल्ट का बदलाव हुआ है। अर्थात इनपुट का बदलाव 0.8 वोल्ट भाग करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये 100 होगा, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज गेन काफी होता है। वोल्टेज गेन का तरीका क्या है, देखिए यहाँ जो डेटा लिए हैं इतना वोल्ट पर इतना करंट है, तो ये समझने के लिए हम लोग लिए हैं, लेकिन वास्तव में ट्रांजिस्टर सर्किट में कुछ इसी तरह से एम्प्लीफिकेशन होता है कि फॉरवर्ड बायस बेस इमीटर जंक्शन में सूक्ष्म वोल्टेज बदलाव के कारण कलेक्टर में बहुत अधिक करंट का बदलाव उत्पन्न होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज बहुत अधिक बदलाव प्राप्त होता है और हमें वोल्टेज गेन प्राप्त हो जाता है। क्या इसमें करंट गेन होता है? कॉमन बेस सर्किट में करंट गेन 1 से कम था। देखते हैं क्या इसमें करंट गेन होता है। करंट गेन, इसके करंट गेन को कहा जाता है, कॉमन एमिटर के करंट गेन को कहा जाता है बीटा करंट गेन। ये होगा क्या, पिछली बार की तरह आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। करंट गेन का मतलब ही होगा क्या, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। कॉमन एमिटर के करंट गेन को बीटा करंट गेन कहते हैं। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पे याद कर सकते हैं। यहाँ इनपुट कौन है, तो यहाँ इनपुट करंट होगा, ये कॉमन है इमीटर, ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सिंबल का एरो क्या बताता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इमीटर से करंट ऐसे होते हुए कलेक्टर की ओर बहेगा। ये बेस करंट, ये हमारा इनपुट करंट हो गया, ये हमारा आउटपुट करंट हो गया। इसलिए बीटा करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट बटा इनपुट करंट यानी कि IB। और हम ये जानते हैं
कि किस ट्रांजिस्टर में इमीटर करंट जो होगा KCL से हम देख सकते हैं, इमीटर करंट जो होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के योग के बराबर होगा। और ये हम जानते हैं कि भाई इमीटर करंट जाहिर सी बात है इन दोनों से बड़ा है, कलेक्टर करंट से बड़ा होगा, और ये दोनों जो होता है बेस करंट से बहुत बहुत अधिक होता है, क्योंकि बेस का ड्रॉपिंग बहुत कम होता है, लेस देन 5% ऑफ इमीटर लेयर। यानी हम बोल सकते हैं कि बीटा करंट गेन में चूंकि करंट बेस करंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बीटा का मान प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि बीटा का मान जो है ये 20 से लेकर के 400 से 500 के बीच में प्राप्त होता है। अर्थात कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन भी है काफ़ी, वोल्टेज गेन भी काफ़ी है, तो करंट गेन भी बहुत होता है। और वोल्टेज गेन भी हो, करंट गेन भी हो, तो जाहिर सी बात है कि पावर गेन भी होगा। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है पावर एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में। यहाँ एक और छोटा सा बात को ध्यान रखना आवश्यक है, ये जानना चाहिए, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं अल्फा और बीटा के संबंध के बारे में। ये हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इस बिंदु से हम जहाँ ये ज्ञात हो कि बीटा इज इक्वल टू IC बटा IB हो और I इज इक्वल टू यानी इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट हो, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं बीटा और अल्फा के बीच में क्या संबंध है। यहाँ से IB का मान यदि इस इक्वेशन को देख कर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस ये हो जाएगा कलेक्टर करंट बटा बीटा। यहाँ से कलेक्टर करंट को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 बाई बीटा। इसको हम लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा। अब यदि बीटा को इधर ले आए, बीटा प्लस 1 को इधर ले आए, I को इधर ले जाएं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं IC बटा IE इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। या IC बटा I हम कॉमन बेस में पढ़ चुके हैं कि ये मान क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये जैसे बहुत महत्वपूर्ण है वैसे ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से हम इसको उलट के भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये कॉमन लिमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा करंट गेन बहुत महत्वपूर्ण, अल्फा और बीटा के बीच का ये संबंध अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बेस करंट बेस इमीटर वोल्टेज के बीच का संबंध और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात कलेक्टर करंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।